अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 करोड़ का घर खरीदने वाला इंसान 20 साल बाद रेंट पे रहने वाले इंसान से कम अमीर हो सकता है, तो क्या आप मानोगे? सुनने में अजीब लगता है ना? हम सब बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, बेटा किराए का घर छोड़ दो, अपना घर लो। लेकिन क्या हर सिचुएशन में घर खरीदना फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन होता है? या फिर हम सिर्फ एक बिलीफ फॉलो कर रहे हैं जो हर किसी पर अप्लाई नहीं होता? आज हम इमोशंस को साइड में रखकर रियल नंबर्स देखेंगे और वीडियो के एंड तक आपके पास एक सिंपल फ्रेमवर्क होगा जिससे आप खुद डिसाइड कर पाओगे बाय करना है या रेंट करना है। Hello everyone, welcome back to your very own channel Money Playbook, where we discuss anything and everything about finance. मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको नहीं बोलूँगा कि घर मत खरीदो और ये भी नहीं बोलूँगा रेंटिंग इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस में वन साइज़ फिट्स ऑल आंसर होता ही नहीं है। इंस्टेड हम एक रियलिस्टिक केस स्टडी लेंगे। एक करोड़ का फ्लैट, 2 लोग, सेम सैलरी, सेम सिटी, सेम एज, और देखते हैं कि 20 साल बाद किसकी नेटवर्थ ज़्यादा होती है। लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो कंक्लूजन निकलेगा वो शायद आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अपोजिट हो। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, इंडियंस घर क्यों खरीदते हैं? सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए? बिल्कुल नहीं। उसके पीछे इमोशंस होता है। पेरेंट्स को लगता है अब बेटा सेटल हो गया है, फैमिली को सिक्योरिटी फील होती है, और ऑनेस्टली अपने घर की फीलिंग अलग ही होती है। आप वॉल पेंट कर सकते हो, फर्नीचर अपनी मर्जी से लगा सकते हो, कोई लैंडलॉर्ड डिस्टर्ब नहीं करेगा, और रिटायरमेंट के बाद रेंट की टेंशन भी नहीं होती। ये सारे रीजंस कम्प्लीटली वैलिड है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम लाइफस्टाइल डिसीजन को इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझना की गलती करते हैं। ये दोनों अलग चीज़ें हैं, और इसी कन्फ्यूजन की वजह से लोग करोड़्स का डिसीजन बिना कैलकुलेशन के लेते हैं। चलिए मिलते हैं राहुल और अमन से। दोनों की एज 30 साल है, दोनों की सैलरी 18 लाख है, दोनों मुंबई, बेंगलोर या गुड़गांव जैसे एक्सपेंसिव सिटी में रहते हैं, और दोनों को एक ही अपार्टमेंट पसंद आता है। प्राइस 1 करोड़। राहुल डिसाइड करता है मैं घर खरीदूंगा, अमन बोलता है मैं रेंट पे रहूँगा और डिफरेंस इन्वेस्ट करूँगा। क्वेश्चन ये है, 20 साल बाद कौन फाइनेंशियली बेटर पोजीशन में होगा? कमेंट सेक्शन में अभी गेस करिए, राहुल या अमन। और चलिए नंबर देखते हैं। सब लोग बोलते हैं घर 1 करोड़ का है, रियलिटी नहीं। सबसे पहले आता है डाउन पेमेंट 20%, मतलब 20 लाख रुपया। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, लीगल चार्जेस, ब्रोकरेज, इंटीरियर्स, बेसिक फर्नीचर्स, मूविंग एक्सपेंस, और ये सब मिला के आराम से 7 से 10 लाख और लग जाते हैं। मतलब 1 करोड़ का घर खरीदने के लिए आपके अकाउंट से पहले दिन ही लगभग 30 लाख निकल चुके होते हैं, और लोन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। यही पहला हिडन कॉस्ट है जो एडवर्टीजमेंट्स कभी नहीं बताती। अब मान लीजिए लोन अमाउंट 80 लाख, इंटरेस्ट रेट 8.5%, ड्यूरेशन 20 साल, मंथली EMI कितनी बनेगी? लगभग 69,000। सुनने में मैनेजेबल लगता है, लेकिन एक कैलकुलेशन देखते हैं। 69,000 इंटू 240 मंथ्स करेंगे तो आप बैंक को टोटल अप्रॉक्सीमेटली 1.65 करोड़ देते हो, और इसमें से 80 लाख प्रिंसिपल है, बाकी लगभग 85 लाख सिर्फ इंटरेस्ट होता है। यानी बैंक को दिया हुआ पैसा ऑलमोस्ट एक और घर के बराबर है, और अभी मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर्स ये सब इंक्लूड भी नहीं हुआ है। लेकिन स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि राहुल के कंपैरिजन में अमन क्या कर रहा है, यहीं से गेम चेंज होता है। अमन वही सेम फ्लैट रेंट पे लेता है, रेंट मान लेते हैं 30,000 पर मंथ है। अब कंपेयर करिए, राहुल EMI दे रहा है 69,000 की, अमन रेंट दे रहा है 30,000 का, डिफरेंस 39,000 हर मंथ का। और याद है राहुल के 30 लाख जो उसने स्टार्टिंग में घर खरीदने के पहले खरीदे थे, पैसे लगाए थे डाउन पेमेंट और खर्चे में, अमन को वो भी इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल है। अब मान लेते हैं वो 30 लाख इन्वेस्ट करता है और हर मंथ 39,000 की SIP करता है, और उसको लॉन्ग टर्म में एवरेज 12% रिटर्न मिलता है। तो 20 साल बाद उसका इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। इसी को वो कहते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग बुरी लगती है, लेकिन क्वाइटली मिलियनियर्स बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे तो रेंटिंग इज़ बेस्ट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राहुल की घर की वैल्यू भी बढ़ रही है। अगर प्रॉपर्टी सिर्फ 6% एनुअल रेट से अप्रिशिएट करती है तो 1 करोड़ का घर 20 साल बाद रफली 3.25 करोड़ का हो सकता है, और अगर लोकेशन एक्सेप्शन हुई, ग्रोथ और भी बेटर हो सकती है। इसीलिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिटर्न कंपेयर करना भी अनफेयर है। लेकिन एक और हिडन रियलिटी है जो बहुत कम लोग को डिस्कस करते हैं।
होम ओनरशिप का मतलब सिर्फ ईएमआई नहीं होता, मेंटेनेंस, सोसाइटी चार्जेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, मेजर रिपेयर्स, वाटरप्रूफिंग, पेंटिंग, फर्नीचर रिप्लेस, रेनोवेशन और अगर रीसेल करना हो, ब्रोकरेज भी। ये सब एक्सपेंस आपके एक्चुअल रिटर्न्स को रिड्यूस करते हैं। दूसरी तरफ रेंट भी हर साल इंक्रीज़ होता है, इसीलिए कंपैरिजन कभी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। यहाँ तक आते-आते शायद आप कन्फ्यूज़ हो गए होंगे और ऑनेस्टली ये नॉर्मल है, क्योंकि आंसर सिंपल नहीं है। बाइंग बेटर हो सकता है अगर आप एक सिटी में 10 से 15 साल रहने वाले हो, आपकी जॉब स्टेबल है, इमरजेंसी फंड ऑलरेडी बना हुआ है, ईएमआई आपकी इनकम की 35% से कम है और आप इमोशनल पीस को वैल्यू देते हो। ऐसे केस में होम परचेज सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन नहीं, लाइफस्टाइल अपग्रेड भी है और उसकी वैल्यू स्प्रेडशीट में मेजर नहीं की जा सकती। रेंटिंग बेटर हो सकता है अगर आप करियर के इनिशियल स्टेज में हो, सिटी फ्रीक्वेंटली चेंज करते हो, प्रॉपर्टी प्राइसेस एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हैं, या आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग बोलते हैं डिफरेंस इन्वेस्ट कर देंगे। रियलिटी डिफरेंस शॉपिंग में चली जाती है। अगर इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन नहीं है तो रेंटिंग का प्योर लॉजिक फेल हो जाता है। तो फाइनल आंसर क्या है? सिंपल, होम इज़ फर्स्ट अ लाइफस्टाइल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेल्थ क्रिएशन डिसीजन। कभी कभी दोनों एक ही चीज़ हो सकते हैं, कभी नहीं। इसलिए घर खरीदने से पहले सिर्फ 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या मैं यहाँ अगले 10 से 15 साल रहने वाला हूँ? दूसरा, क्या ईएमआई मेरी इनकम का 35% से कम रहेगी? और तीसरा, अगर मैं रेंट पे रहूँ, क्या मैं ऑनेस्टली डिफरेंस इन्वेस्ट करूँगा? अगर तीसरे सवाल का आंसर नो है तो बाइंग शायद बेटर हो। अगर आंसर येस है तो रेंटिंग भी इक्वली स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। पर्सनल फाइनेंस में स्मार्ट डिसीजन वो नहीं होता जो सब कर रहे हैं। स्मार्ट डिसीजन वो होता है जो आपके गोल्स, इनकम और लाइफस्टाइल के हिसाब से सही हो। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आज आपके पास ऑप्शन हो तो आप क्या चूज़ करोगे? बाय अ हाउस या रेंट एंड इन्वेस्ट? कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, बाय या रेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।